हेलो बच्चों, लिमिट्स में अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज यूजिंग एलएच रूल। ये ठीक है, या फिर एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ये रूल क्या बोलता है? इफ fx and gx both approaches towards 0 or both approaches towards plus minus infinity, मतलब या तो वो 0 की तरफ जा रहे हैं या दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। बोथ अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 और अप्रोचेस टुवर्ड्स प्लस माइनस इन्फिनिटी, देन मतलब कब अप्रोच कर रहा है? एज x अप्रोचेस टुवर्ड्स a, देन लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, fx अपॉन gx इज इक्वल्स टू limit x is tending towards a, f dash x upon g dash x। ये आ गया। मतलब इसने क्या बोला कि अगर x a की तरफ जा रहा है, मतलब x कहीं पे भी जा रहा हो, और एक रेशियो लिखा है जिसका हमें लिमिट निकालना है एफ एक्स अपॉन जी एक्स का। ये वाला जो मेथड है या ये वाला जो थ्योरम है वो केवल रेशियो पे काम करेगा और कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब जो रेशियो है वो या तो 0/0 का फॉर्म होना चाहिए या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म होना चाहिए। इन्फिनिटी में वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, बोथ विल डू, दोनों से ही काम चल जाएगा। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दिया अलग एंड डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दिया अलग। अलग का मतलब क्या है कि हमने f अपॉन जी को डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, मतलब u अपॉन वी वाला फॉर्मूला नहीं लगाया डिफ्रेंशिएशन में, इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर दिया है, एफ एक्स को अलग जी एक्स को अलग। तो ऐसा करने से जो लिमिट आएगा ये ठीक है, उसका जो आंसर होगा वही ओरिजिनल लिमिट का आंसर होगा। ठीक है, तो इसके आगे एक चीज और क्या लिख सकते हैं? प्रोवाइडेड लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट। ये ठीक है, लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट, तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो जो भी इसका आंसर आएगा वही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, जो राइट हैंड साइड है मान लिया उसका आंसर 5 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 5 हो गया। ठीक है, ऑफकोर्स इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ। पहली बात तो ये ठीक है, बस ये हमें अप्लाई करना आना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि दुनिया का हमें कोई भी क्वेश्चन मिले और हम यही अप्लाई कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं है। 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म होना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये भी सही बात है कि इस थ्योरम को अप्लाई करके काफ़ी क्वेश्चंस सिंप्लीफाई हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बट इसको पढ़ने के बाद फिर एक बच्चे की टेंडेंसी क्या होती है कि वो हर क्वेश्चन में यही लगाने की कोशिश करता है। कुछ क्वेश्चन हम ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि मतलब आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। डिज़ाइन करने का मतलब ये नहीं कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट मार रहे हैं ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं खूब कि जिसको अगर हम एलएच रूल से करने जाएं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर वो पॉसिबल नहीं होगा उसको सॉल्व करना। और उसकी बजाय अगर हम सिंपल मैनिपुलेशन से जाएं तो हो सकता है बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली अगर एक्सपेंशन इन्वॉल्व है और एक्सपेंशन में मान लिया एक्स की कोई बड़ी पावर बची हुई है, उसको हम एलएच रूल से जाएं तो हो सकता है कि हमें बहुत टाइम लग जाए, एक्सपेंशन से बहुत जल्दी हो जाए। तो ये सब चीज़ें तो हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आ जाएंगी। जितना हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मेरे को क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम सबसे पहले इसी थ्योरम की बात कर लेते हैं। और अब नोट 1, इट कैन only be applied. It can only be applied
इफ फॉर्म इज 0/0 और इन्फिनिटी, ठीक है। नोट 1। नोट 2, लिमिट ऑन राइट हैंड साइड कैन बी फाउंड यूजिंग एनी मेथड। मतलब एक बार जैसे हमने यहां से यहां पे आ गए, अब ये हमारे लिए एक नया क्वेश्चन हो गया। ये भी एक लिमिट का क्वेश्चन है। इसका इस पुराने क्वेश्चन से एज सच कोई मतलब नहीं है। जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास नया क्वेश्चन आया है, इसको अब हम कैसे भी निकाल सकते हैं। इसमें अगर स्टैंडर्ड फार्मूला लग रहा है, या वापस LH रूल लग रहा है, या एक्सपेंशन लग रहा है, कुछ भी चीज़ लग रहा हो, उससे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि एक बार LH रूल लगा दिया तो अब LH रूल ही लगाना है, और कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बोला है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। तो उस पर भी अभी आ रहे हैं। अगर मान लिया इस पर हमने दोबारा LH रूल लगाया, तो दोबारा LH रूल लगाने से पहले हर स्टेप पे मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म है ना, तभी आगे जा सकते हैं ये, ठीक है। इफ़ ऑन राइट हैंड साइड LH रूल इज अप्लाइड अगेन, then before applying verify 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया नोट 3। नोट 4, देखो अभी हमने क्या बोला था कि अगर राइट हैंड साइड पे लिमिट, इसका लिमिटिंग वैल्यू मान लिया 5 आ जाए, तो इसका आंसर भी 5 आ जाएगा। कि अगर राइट हैंड साइड का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो फिर आंसर हमारा वही आंसर हो गया। इस थ्योरम के हिसाब से तो इसने क्या बोला कि अगर राइट हैंड साइड मान लिया एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो हम ये वाला थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें हम लगा सकते हैं, ठीक है। जिसमें मतलब एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है राइट हैंड साइड का लिमिट, तो भी हम LH रूल से जो हमारा आंसर आया उसको ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते, तो उसका हम बता दें ये, ठीक है। लिमिट ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, अगर है एग्जिस्ट तो LH रूल इज एप्लीकेबल, ठीक है। अगर वो है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मान लिया एग्जिस्ट कर गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तो हम लगा ही सकते हैं, ठीक है। अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो देखो हम क्या क्या उसमें चेक करेंगे। डज नॉट एग्जिस्ट है तो उसका रीज़न क्या है ये, ठीक है। LHL एंड RHL बोथ फाइनाइट बट अनइक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे LH रूल एप्लीकेबल, मतलब चल जाएगा कि अगर हमने राइट हैंड साइड की लिमिट निकाली और इसका मान लिया LHL और RHL अलग अलग है, इसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो वाला जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट के लिए भी वैलिड है, और ये हम कर सकते हैं। ये मतलब LH और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा मान लिया LHL और RHL ये, ठीक है, और बोथ अप्रोचेस टुवर्ड्स प्लस माइनस इन्फिनिटी। मान लिया LHL और RHL दोनों प्लस माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो भी हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड रूल एप्लीकेबल, ठीक है। तीसरा हो गया लिमिट फ्लक्चुएट्स,
ये ठीक है। तो फिर LH रूल नॉट एप्लीकेबल, ये ठीक है। एंड सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड ओनली विदाउट LH रूल, ठीक है। तो मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, बस केवल अगर मान लिया राइट हैंड साइड का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए और उस डज नॉट एग्जिस्ट का रीज़न हो जाए कि लिमिट फ्लक्चुएट कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, तो फिर हम LH रूल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। फिर तो हमने क्या किया, विदाउट LH रूल लगाए हुए जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसी के ऊपर हमने और कोई मेथड लगाया और सॉल्व किया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस इंफिनिटी, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ln x अपॉन x, ठीक है। तो इसका सल्यूशन क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, अगर ln x अपॉन x है तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दोनों तरफ हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1/x ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये कितना को जाएगा, 0 को, तो यही आंसर हो गया। यहाँ से यहाँ पे क्या किया, LH रूल ये लगाया, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस x इंटू ln x। 0 प्लस क्यों किया, 0 प्लस इसलिए किया वरना लॉग डिफाइन नहीं होगा, अगर हम 0 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये किया। सॉल्यूशन देखो, इस वाले केस में अगर x 0 प्लस को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, 0 को, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है। बट LH रूल नहीं लगा सकते। LH रूल लगाने के लिए तो हमें क्या चाहिए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का ही फॉर्म होना चाहिए, ये ठीक है, या फिर 0/0 का फॉर्म होना चाहिए। F अपॉन G जैसी चीज़ होनी चाहिए, तो वो तो नहीं है, तो हम LH रूल नहीं लगाएंगे, ये ठीक है। डायरेक्टली LH रूल नहीं लगा सकते। कुछ बच्चों की ये टेंडेंसी होता है कि उन्हें दुनिया में कुछ भी दिखाई दे वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ये रूल पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं है। F अपॉन G की फॉर्म में होना चाहिए तभी लगा सकते हैं। तो 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म पे तो नहीं लगा सकते, बट हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ln x को ऊपर कर दिया, x को नीचे ले आए, 1/x, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर x 0 को जा रहा है तो अब ये न्यूमरेटर इन्फिनिटी को जा रहा है, बेसिकली माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी 0 का रेसिप्रोकल कहाँ जा रहा है, वो भी इन्फिनिटी को जा रहा है। तो अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। इन्फिनिटी के ऊपर साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लस है या माइनस है। तो जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया तो अब हम इसके ऊपर LH रूल लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे LH रूल लगाया तो न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएट किया 1/x, 1/x को डिफ्रेंशिएट किया माइनस 1/x²। तो अब आंसर ऐसे आएगा। अब अगर x 0 को जा रहा है तो ये आंसर कितना हो गया, 0, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 4 x रेज़्ड टू पावर 3 प्लस 12 अपॉन x रेज़्ड टू पावर 7 प्लस 2x²। प्लस दिस, माने ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन, पहले तो हमने फॉर्म चेक किया कि कौन कहाँ जा रहा है।
अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो ये 1 को जाएगा, ये 4 को जाएगा, 4 + 1 5 को जाएगा, 12 + 5 17 को जाएगा, ये -17 को जाएगा, तो 0 को जा रहा है। डिनोमिनेटर में ये 1 को जाएगा, 2 को जाएगा, 2 और 1 3, 8 और 3 11 - 11 0। तो उसका मतलब क्या है कि दिस इज़ 0/0 फॉर्म है। ठीक है, दिस इज़ 0/0 फॉर्म। तो इसलिए हमने क्या किया, LHO लगाया। LHO लगाया तो न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया, 5x⁴ प्लस 12x² - 17 डिवाइडेड बाई 7x⁶ प्लस 4x - 11, ये आ गया। ठीक है, अब अगर x 1 को जा रहा है, ठीक है, अब अगर हमने इसको देखा कि x अगर 1 को जा रहा है तो 12 + 5 17 को जा रहा है, 17 - 17 0, ऐसे 7 + 4 कितना हो गया 11, 11 - 11 0। तो ये जो नया क्वेश्चन आया ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है और ये भी बाई चांस क्या है 0/0 की फॉर्म में है, ये फिर दोबारा 0/0 की फॉर्म में। तो इसके ऊपर हमने फिर LH रूल लगा दिया, LH रूल, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। अब न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 20x³ प्लस 24x अपॉन 42x⁵ प्लस 4। तो इस वाले क्वेश्चन में LH रूल का हमने 2 बार अप्लाई किया है, 2 बार यूज़ किया है। पहले स्टेप में फिर 0/0 का फॉर्म रहा, फिर हमने चेक किया, फिर दूसरे स्टेप में, अब फिर चेक किया। तो अगर x 1 को जा रहा है तो ये न्यूमरेटर 24 + 20 44 को जा रहा है और डिनोमिनेटर 46 को जा रहा है। तो ये तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये तो फिर आंसर ही लिख दिया, दिस इज इक्वल्स टू 44/46 या फिर 22/23, यही आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x is tending towards 1 मान लिया ये क्वेश्चन है p/1 - x⁵p माइनस q/1 - x⁵q। p और q दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर x 1 को जा रहा है तो ये पूरा कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को, ये भी इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है तो नहीं लगा सकते LH रूल, कोई बात नहीं। हमने एलसीएम ले लिया तो p × 1 - x⁵q माइनस q × 1 - x⁵p ऐसे हो गया, अपॉन 1 - x⁵p इंटू 1 - x⁵q। अगर इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 0/0 का फॉर्म हो गया। अगर x 1 को जाएगा तो ये भी 0, ये भी 0, तो न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया, डिनोमिनेटर भी ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया। बट इसमें ऑफकोर्स हम LH रूल लगा सकते हैं, ठीक है, परंतु अगर हम इसको LH रूल में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने से पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ ताकि हमें जल्दी आ जाए, तो फिर मतलब आंसर जल्दी आ जाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, न्यूमरेटर में आ जाएगा p - q माइनस p टाइम्स x⁵q और प्लस q टाइम्स x⁵p, ये तो न्यूमरेटर में हो गया। डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, 1 - x⁵p को 1 - x से डिवाइड किया, 1 - x⁵q को 1 - x से डिवाइड किया, और जो एक्स्ट्रा 1 - x 2 बार आया उसको नलीफाई करने के लिए 1 - x का होल स्क्वायर लगा दिया। अब ऐसा करने से क्या हो गया, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाएगा, ये ठीक है, रफ। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है,
कि अगर x 1 को जा रहा है तो x रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन n के बराबर होता है। तो उसके हिसाब से ये वाला जो वैल्यू है वो p के बराबर हो गया, इसको पलट लिया दोनों तरफ, और ये वाला जो वैल्यू है वो q के बराबर हो गया, ये p के बराबर, ये q के बराबर। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ऊपर लिखा है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर क्यू, इसको भी हम 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ लिमिट नहीं रख सकते न्यूमरेटर में। क्यों नहीं रख सकते? यहाँ तो क्या हुआ कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको हम बाहर निकाल के लिमिट रख सकते हैं। जो एल्जेब्रा ऑफ लिमिट वाली चीज़ थी, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट वाली हमने एक चीज़ बताया ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा है, और अगर एफ एक्स नॉन जीरो फाइनाइट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, वो वाली चीज़ इसके ऊपर लग जाएगी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। बट अगर ये जो न्यूमरेटर में ये वाला टर्म है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर क्यू, इसको अगर मैं 1 माइनस एक्स से डिवाइड करूं तो यहाँ पे लिमिट इसलिए नहीं रख सकते बिकॉज दिस इज नॉट इन प्रोडक्ट फॉर्म, ये तो समेशन फॉर्म में आ गया, इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए न्यूमरेटर वालों को तो हमें ऐसे ही डील करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में इनको हम पी और क्यू रख सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, p माइनस क्यू, तो मतलब ये ऐसे हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, p माइनस क्यू माइनस पी टाइम्स एक्स रेज टू पावर क्यू प्लस q टाइम्स एक्स रेज टू पावर p डिवाइडेड बाई पहले का लिमिट रख दिया p, दूसरे का रख दिया q। ठीक है, p टाइम्स एक्स रेज टू पावर q प्लस q टाइम्स एक्स रेज टू पावर p, ये तो न्यूमरेटर हो गया। हाँ, डिनोमिनेटर में इसकी जगह p रख दिया, इसकी जगह स्टैंडर्ड लिमिट ये वाला लगा के q रख दिया, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब लगाया इस पे हमने LH रूल, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 1, p माइनस क्यू चला गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस पी क्यू एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस 1 प्लस क्यू पी एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई पी क्यू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। ठीक है, -1 कैसे आया? चेन रूल से, पहले तो एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगा, फिर अंदर जाके जब डिफ्रेंशिएट किया तो ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये जो पी क्यू है ये कैंसिल कर दिया, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर q माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, यह आ गया। ठीक है, अब क्या है, x अगर 1 को जा रहा है तो ये दोबारा 0/0 का फॉर्म हो गया। अब 0/0 का फॉर्म हो गया तो हमने फिर LH रूल लगा दिया, तो आ जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये आ जाएगा p माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर p माइनस 2 माइनस q माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर q माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1। अब अगर x 1 को जा रहा है तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, रख दिया इसमें हमने, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, या फिर नेट आंसर कितना हो गया, p माइनस क्यू बाई 2, ये आ गया। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 4। अब चलते हैं क्वेश्चन 5, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। ये मान लिया नया क्वेश्चन आ गया। अगर x इन्फिनिट को जा रहा है तो एक्स रेज टू पावर 5 भी इन्फिनिटी को जाएगा, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को जाएगा। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, LH रूल लगा सकते हैं। दिस इज लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ये नया क्वेश्चन हो गया। फिर दोबारा अगर एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, फिर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो फिर हमने इसमें एक बार और LH रूल लगा दिया, फिर LH रूल लगा दिया, तो 5 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, ये हो गया।
फिर अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, फिर LH2 लगा दिया, दिस इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 5 4 3 x स्क्वायर अपॉन e रेज टू पावर x, फिर लगा दिया लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 5 4 3 2 x अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स तो जिसे हम बोलते हैं बेशरम है, उसको डिफ्रेंशिएट करो कितनी बार भी वो ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा। तो ये आ गया, अभी भी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, ये एक्स इन्फाइनाइट को जा रहा है, ये एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, फिर LH2 लगा दिया, तो 5 4 3 2 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। इतनी बार लगाने के बाद हमसे क्या हुआ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गया। अब हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ई रेज टू पावर एक्स अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये पूरा कहाँ जाएगा, 0 को। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 0। तो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स बराबर 0। ये आंसर आ गया। देखो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या क्या आ सकता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इन्फिनिटी को जा रहा है तो बेसिकली ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, पहली बात। आंसर 0 की तरफ भी जा सकता है, इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है, और एक फाइनाइट नंबर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो मान लिया अगर P बाई क्यू लिखा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे लिखिए, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। अगर मान लिया फाइनल आंसर 0 की तरफ चला जाए, ठीक है, या इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, या एक फाइनाइट नंबर की तरफ चला जाए, मान लिया 5 की तरफ चला जाए, मान लिया जो फाइनल आंसर आ रहा है, तो ये हमें बताता क्या है, दोनों इन्फिनिट की तरफ जा रहे हैं। अब देखो इन्फिनिट की तरफ जाने का भी एक स्टाइल तो ये हो सकता है कि हम चाहें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके भी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, एक एक स्टेप रख के, ठीक है। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि हम बोलें कि 1 2 4 8 16 32, ये भी एक स्टाइल हो गया इन्फिनिटी की तरफ जाने का। तो पहली बार तो हम ऐसे जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इन्फिनिटी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जस्ट डबल हो रही है वैल्यू। फिर ऐसे भी हो सकता है 1 100 100 सॉरी 1 10 100 1000, ये ठीक है, 10,000 एंड सो ऑन, ये भी एक स्टाइल है इन्फिनिटी तरफ जाने का। तो ये समझ में आता है कि ये तीनों ही जो मैंने एग्जांपल बताए, तीनों ही हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, बट उनके रेट अलग अलग है, ठीक है, वो अलग अलग रेट से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसीलिए है कि उसका रेशो किधर जाएगा ये डिपेंड करेगा कि उनके रिलेटिव रेट्स क्या हैं, ठीक है। जब आंसर 0 की तरफ जाता है तो हम ये बोलते हैं कि उसका मतलब क्या है कि जो डोमिनेटिंग है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है Q वो डोमिनेटिंग है और वो बहुत तेज़ी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है P के रेस्पेक्ट में, मतलब जा तो P भी इन्फिनिटी को जा रहा है बट Q ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, इसलिए वो फोर्स कर रहा है आंसर को 0 की तरफ जाने का। मतलब इस वाले केस में Q का जो रेट है ये, ठीक है, वो P के रेट से खूब ज़्यादा है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो मतलब न्यूमरेटर वाला जो है वो Q को कैंसिल करने के बाद भी उसकी वैल्यू इन्फिनिटी को जा रहा है, उसका मतलब क्या है कि P डोमिनेटिंग है, तो P विल बी मच मच ग्रेटर देन Q। और अगर एक 5 की तरफ जा रहा है, मतलब एक फाइनाइट नंबर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के जो इन्फिनिटी की तरफ जाने का रेट है वो कंपेरेबल है, ये ठीक है, वो कंपेरेबल है। हम इसको ऐसे बोलते हैं P जो है वो 5 टाइम्स है, हमेशा 5 टाइम्स ही रहेगा Q का, लगभग क्रूडली ऐसे बोल सकते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है। रेट ऑफ P एंड Q गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी आर कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब कि यहाँ तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, एक बहुत तेज़ी से इन्फिनिटी जा रहा है, एक आराम से जा रहा है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन ने बेसिकली हमें क्या बताया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स।
एक्स रेज टू पावर 5 एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है जो अगर एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो एक्स रेज टू पावर 5 भी इन्फिनिटी को जाएगा। अब तुम याद करो, हमने इनिशियली कुछ ऐसे बोला था कि अगर एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो एक पॉलिनॉमियल में जिसका पावर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी तेज़ी से ही इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनॉमियल में अगर मैं एक्स लिखूं, एक्स स्क्वायर लिखूं, एक्स क्यूब लिखूं तो तीनों ही इन्फाइनाइट को जाएगा, बट एक्स क्यूब का रेट एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, एक्स क्यूब डोमिनेट कर जाएगा। तो अगर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिखा है, तो उसमें बेसिकली एक्स क्यूब का रेट डोमिनेटिंग होगा, उसके कंपैरिजन में एक्स और एक्स स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएंगे। मतलब हम पूरे को एक्स क्यूब के साथ अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ये रिजल्ट हमें उसी तरह की चीज़ बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को डोमिनेट करेगा, एक्स स्क्वायर एक्स को डोमिनेट करेगा। ये सब केवल जब ही बात चली जब एक्स इनफाइनाइट को जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक्स 5 की तरफ जा रहा है तो कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेगा, फिर तो सब फाइनाइट वैल्यूज की तरफ जाएंगे। जब एक्स इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तब का ये एनालिसिस चल रहा है कि पॉलिनॉमियल में जिसका पावर जितना बड़ा होगा, ठीक है, वो उतना ही बड़ा बॉस होगा, ठीक है, वो उतना ही डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। और फिर हम क्या बोलेंगे, फिर इन सब का बाप आ जाएगा। वो इन सब का बाप क्या है? ये एक्सपोनेंशियल है, ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स क्या है? एक्स को बोलेगा कि बता तेरी कितनी पावर है। एक्स ने बोला मान लेंगे 500 पावर है, तो भी ई रेज टू पावर एक्स बोलेगा चल फुट कुछ नहीं है। उसका मतलब क्या है? ई रेज टू पावर एक्स के कंपैरिजन में एक्स रेज टू पावर 500 भी नेग्लिजिबल है। एक्स रेज टू पावर 500 एक्स के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, बहुत तेज़ी से, ठीक है। बट ई रेज टू पावर एक्स के आगे वो भी कुछ नहीं है। एक्स रेज टू पावर 5000 कुछ नहीं है। एक्स रेज टू पावर 5 लाख मैं बोल दूँ वो भी कुछ नहीं है ई रेज टू पावर एक्स के आगे। क्योंकि देखो इस वर्किंग से एक जैसी वर्किंग है, ये वर्किंग हमने इसलिए करके दिखाया तो मैं ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये पावर 5 की बजाय 50,000 हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस एग्जांपल से ये हमें क्लियर हो गया होगा कि x की कोई भी पावर हो, अगर x इन्फाइनाइट को जा रहा है तो e रेज टू पावर x उसको हमेशा डोमिनेट करेगा और वैल्यू x रेज टू पावर n अपॉन e रेज टू पावर x की कितनी आ जाएगी? 0। अगर x इन्फाइनाइट को जा रहा है तब, वापस ये ध्यान देने वाली बात है, अगर x इन्फाइनाइट को जा रहा है केवल तब, ठीक है। अब जो हमने नीचे e रेज टू पावर x लिखा है वो तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका बेस e है। बेस e की जगह कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल जो है वो डोमिनेट करेगा हमेशा किसको? पॉलिनॉमियल को, अगर एक्सपोनेंशियल का बेस 1 से बड़ा है। अब मान लिया एक्सपोनेंशियल का बेस ही 1 से छोटा हो जाए, हाफ हो जाए, तो हाफ रेज टू पावर इन्फिनिटी तो खुद ही 0 को चला जाएगा, तो वो इन्फाइनाइट को कहाँ जाएगा? तो इसलिए हमारे पास अब कुछ रिजल्ट्स आ गए याद करने के लिए। इफ़ x is tending towards infinity, then, ठीक है, अगर देखो x माइनस इन्फाइनाइट को जाएगा तो e की पावर में अगर माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे तो वो तो 0 को चला जाएगा, तो वो तो फिर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। पॉलिनॉमियल में अगर x की इन्फिनिटी को जाए या माइनस इन्फिनिटी को जाए, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर या हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है वही डोमिनेटिंग टर्म रहेगा, ठीक है। तो अभी तो केवल x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी की बात करते हैं। माइनस इन्फिनिटी पे तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका रोल ही खत्म हो जाएगा अगर उसका बेस 1 से बड़ा है तो, ठीक है। तो इसलिए अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट विल बी मच ग्रेटर देन पॉलिनॉमियल। एक्सपोनेंशियल में भी क्या है कि अगर 3 रेज टू पावर x है तो इट विल बी मच ग्रेटर देन e रेज टू पावर x। दोनों ही एक्सपोनेंशियल है बट इसका बेस बड़ा है, e इज 2.7, तो इसका बेस बड़ा है, तो ऐसे ही e रेज टू पावर x विल बी ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर x, मच ग्रेटर देन, और ये 2 रेज टू पावर x विल बी मच ग्रेटर देन कुछ भी x रेज टू पावर से 4, ये ठीक है, या फिर x रेज टू पावर हमने क्या लिख लिया n, और n कोई भी नेचुरल नंबर है, विच इन टर्न विल बी मच ग्रेटर देन ln x, ठीक है।
जो रिलेशन एक्सपोनेंशियल और x के बीच में है वही रिलेशन x और ln x के बीच में है। ठीक है, x जो है वो ln x का एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो मतलब ये जो ln x है ये ऑफ कोर्स अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, बट जो x है उसको आई कैन राइट डाउन e रेज टू पावर ln x। तो अगर इस ln x को मैं t बोलूँ तो ये e रेज टू पावर t हो गया। तो t और e रेज टू पावर t में कौन डोमिनेट करेगा? e रेज टू पावर t। तो ये उसी तरह की चीज़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार और, अगर x इन्फिनिट को जा रहा है अगर x इन्फिनिट को जा रहा है तो फिर x हो गया, ln x हो गया, e रेज टू पावर x हो गया, तीनों इन्फिनिट को जाएगा। बट उसमें से e रेज टू पावर x सबका बॉस है, वो सबसे तेज़ी से इन्फिनिटी को जाएगा। फिर नंबर आएगा x का, फिर नंबर आएगा ln x का। ठीक है, ये याद रखा। ये हो गया हमारा रिजल्ट 1। अब इस रिजल्ट 1 की वजह से क्या होगा कि अगर मैंने लिखा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी x रेज टू पावर अल्फा अपॉन e रेज टू पावर x, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगा, चाहे अल्फा कोई भी रियल नंबर हो। ठीक है, अल्फा कोई भी रियल नंबर हो। इस बात का मतलब क्या है कि देखो अल्फा अगर पॉजिटिव होगा, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो फिर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का, जो अभी हमने किया था x रेज टू पावर 5 का जो हमने एक एग्जांपल लिया था, उस तरह की चीज़ होगी। आंसर 0 हो गया। अगर अल्फा 0 हो जाए तो न्यूमरेटर में x रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर x आ गया। और x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर x 0 को चला जाएगा। ठीक है, अगर अल्फा जो है वो मतलब रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी इंटीजर होना जरूरी नहीं है। अगर मान लिया अल्फा की वैल्यू 13.2 है तो कोई बात नहीं, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। 13 बार इसमें LH रूल लग जाएगा, 14 टाइम्स LH रूल लग जाएगा, फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगी, फिर आंसर 0 आ जाएगा। अगर अल्फा नेगेटिव है, मान लिया अल्फा का वैल्यू -5.3 है, तो इफेक्टिवली x वाला टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं। डिनोमिनेटर के दोनों टर्म इन्फिनिट को जाने लग जाएंगे तो उनका रेसिप्रोकल 0 को चला जाएगा, तो इसलिए ये हो गया। ये हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है अगर अल्फा पॉजिटिव है तो। बट ई रेज टू पावर x बहुत बड़ा है एक्सपोनेंशियल से, ये तो ई रेज टू पावर x डोमिनेट करेगा, वो इसको 0 की तरफ ले जाएगा। सेम चीज़ अगर ऐसे लिखा है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ln की पावर में चाहे कुछ भी हो n अपॉन x लिखा होगा तो वो 0 आएगा। ठीक है, n कुड बी एनी रियल नंबर। ठीक है, रिजल्ट 4, इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो x रेज टू पावर m इंटू ln x का मॉड लगा देते हैं। x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस x रेज टू पावर m मॉड ln x रेज टू पावर n लिखा है। ठीक है, अगर x 0 को जाएगा तो बेसिकली ये वाला x 0 को जाएगा, ln x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, तो उसका मॉड कहाँ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी को। अब n चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, ये पूरा टर्म अगर जितना हम n बढ़ाते जाएंगे उतना ही तेज़ी से इन्फिनिटी को जाएगा। बट अगर ये m 0 है, सॉरी m अगर पॉजिटिव है, x तो 0 की तरफ जा रहा है, ये बेसिकली अगर m पॉजिटिव है तो ये टर्म न्यूमरेटर में ही रहेगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर में अगर ये 0 को जा रहा है और ये इन्फिनिट को जा रहा है तो यही डोमिनेट करेगा, ये पूरे वैल्यू को 0 की तरफ ले जाएगा हमेशा ही। ठीक है, तो n तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है एंड m कोई भी रियल पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव विल इंश्योर कि ये x वाला टर्म 0 वाला टर्म न्यूमरेटर में रहेगा, इसलिए। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हो गए जो हमें अच्छी तरह याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं। LH रूल का एक यूज़ क्या है, 0 रेज टू पावर 0 और इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इसका यूज़ आएगा। तो उसी में हम सबसे पहला रिजल्ट ले लेते हैं। लिमिट x रेज टू पावर 0 प्लस x रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 1
और इसको हम एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज़ कर लिया, इसको याद कर लिया। प्रूफ कैसे आएगा, एक लाइन में, लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टूवर्ड 0 प्लस एफ रेज टू पावर जी को हमने बोला था ई रेज टू पावर जी ln f लिखते हैं। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, एफ रेज टू पावर जी को ई रेज टू पावर ln f रेज टू पावर जी लिख लिया, फिर जी आगे आ गया तो ई रेज टू पावर जी इंटू ln f ऐसे आगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब x ln x में जस्ट अभी हम करके ही आ रहे हैं कि x ln x में क्या होगा, ये वाली चीज़ x ln x, m और n दोनों 1 1 हो गया, तो ये तो कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। तो अगर ये 0 की तरफ जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज ई रेज टू पावर 0 विच इज़ 1। x ln x को हमने प्रूव भी किया था, x को नीचे ले जाओ फिर उसके बाद LHU लगा दिया। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। ठीक है, अब x अगर 0 को जा रहा है तो ये वैल्यू 0 रेज टू पावर 0 में अगर दोनों चीज़ें सेम हैं, x रेज टू पावर x में दोनों x सेम है तो वैल्यू कहाँ जाएगा, 1 को, ये याद रखा बस। और दूसरा जो टर्म है वो तो बेसिकली इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, कि अगर मान लिया x 0 को जा रहा है, ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, तो x अगर 0 को जा रहा है तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, तो इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 का फॉर्म हो गया। बट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 रेज टू पावर x अपॉन x रेज टू पावर x। 1 रेज टू पावर x में ये 1, मतलब 1 रेज टू पावर 0 कितना होता है, 1, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, और ये x रेज टू पावर x यहाँ से 1 को जा रहा है, तो 1 अपॉन 1 ये भी कितना हो गया, 1। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड 0 प्लस x रेज टू पावर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 2, लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड 0 प्लस x रेज टू पावर x रेज टू पावर x। क्वेश्चन 3, x इज स्टैंडिंग टुवर्ड 0 प्लस x रेज टू पावर x रेज टू पावर x। क्वेश्चन 4, लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड 0 प्लस x रेज टू पावर x रेज टू पावर x, ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स पाई माइनस साइन x रेज टू पावर साइन x। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 प्लस कॉस x रेज टू पावर कॉस x। मान लिया ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर x 0 को जा रहा है तो पहले हमने देखा कि कौन कहाँ पे जा रहा है। ये x रेज टू पावर x इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बट हमें इस रिजल्ट से पता क्या है कि वो 1 की तरफ जाता है। तो अगर ये 1 की तरफ जाता है तो 1 प्लस 3 कहाँ जाएगा, 4 की तरफ, उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। यही आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली उसमें पहले मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि कौन से दो एक x जो हैं वो एक साथ हैं। मतलब इसमें हमें ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हैं पहले दो x पे या दूसरे और तीसरे पे, तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि दूसरे और तीसरे पे लगेगा, यहाँ ब्रैकेट लगा, ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ नहीं है। अगर इन दोनों को एक साथ किया तो ये पावर तो x से मल्टीप्लाई होगी, तो पावर में तो x स्क्वायर आ जाएगा, x रेज टू पावर x नहीं आएगा। मतलब अगर कहीं पे भी a रेज टू पावर b रेज होल रेज टू, मतलब ब्रैकेट के अंदर ऐसे बराबर c लिखा है तो a रेज टू पावर ये b इंटू सी होता है, ये a रेज टू पावर b रेज टू पावर c थोड़ी ना होता है। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि अब मेरे को इसमें ये पता लगा कि जो बेस x है वो तो 0 को जा रहा है और x रेज टू पावर x उस लिमिट के हिसाब से 1 को जाएगा। ये दोनों एक साथ है, तो 0 रेज टू पावर 1 कहाँ जाना चाहिए, 0 को। इस वाले केस में उल्टा है, x रेज टू पावर x जो है वो 1 को जा रहा है और पावर 0 को जा रहा है, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है वो बेसिकली अभी हमने बोला ना यही वाली चीज़ है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये हमें पता होना चाहिए।
साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, देखो पाई माइनस का मतलब क्या है, ये तो एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो प्लस ही होना चाहिए, जीरो माइनस होगा तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स में जो बेस वाला फंक्शन है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वरना वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये पाई माइनस है तो पाई माइनस का मतलब क्या है कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट से जा रहे हैं, पाई से लेस है, तो इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जीरो प्लस ही है, तो जीरो रेज टू पावर जीरो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, पाई बाई टू प्लस का मतलब क्या है कि हम पाई बाई टू की तरफ जा रहे हैं, बट इस तरफ से जा रहे हैं। अब अगर तुम पाई बाई टू की तरफ इस साइड से जाओगे तो कॉस एक्स तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, जीरो माइनस अप्रोचिंग रेज टू पावर जीरो माइनस अप्रोचिंग, ये वाला फॉर्म बनना है। बेस में जीरो माइनस आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बेस में जीरो माइनस आना ही नहीं चाहिए। अब चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा एल एच रूल विच इज़ क्वाइट यूजफुल। और अच्छा, एक क्वेश्चन और भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लिया हमने ऐसे लिखा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एक्स प्लस कॉस एक्स, मान लिया ऐसे लिखा। तो 2x प्लस साइन एक्स में x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो साइन एक्स तो प्लस माइनस 1 के बीच में रहेगा, चाहे x कहीं पे भी जाए। ठीक है, तो ये इन्फिनिट को जा रहा है, ये नंबर फ्लक्चुएट करेगा प्लस माइनस 1 के बीच में, तो डोमिनेट कौन करेगा, पहले वाला टर्म, तो पूरा नंबर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को, तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेम लॉजिक से डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को जा रहा है। अगर हमने एल एच रूल लगाया, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये आ गया एल एच रूल लगाने के बाद। इसका आंसर कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। ये ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट का रीज़न क्या है, अगर एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो ये जो कॉस एक्स है न्यूमरेटर में, ये प्लस माइनस 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स है वो भी प्लस माइनस 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, तो ये वैल्यू किसी नंबर की तरफ नहीं जा रहा, ये तो लगातार फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो रीज़न क्या है, वैल्यू फ्लक्चुएट्स। अगर वैल्यू फ्लक्चुएट्स है, ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज एल एच रूल नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्कार्ड। ठीक है, और वापस इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर x इन्फाइनाइट को जा रहा है तो 2x इन्फिनिटी को जा रहा है और साइन x एक फाइनाइट सा नंबर है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2x डोमिनेट करेगा। तो न्यूमरेटर में हमने क्या किया, 2x के कंपैरिजन में साइन x को छोड़ दिया, केवल 2x आ गया। डिनोमिनेटर में भी इसके कंपैरिजन में हमने cos x को छोड़ दिया तो केवल x आ गया, ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, सैंडविच थ्योरम। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट, इफ around x is equals to a, fx is less than gx, then if exist limit x is tending towards a fx will be less than or equals to limit x is tending towards a gx। ठीक है। अब कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है ऊपर तो इनइक्वालिटी है, नीचे बराबर भी लगा दिया, कुछ गलती कर दिया, गलती नहीं कर दिया, यही बात इस पॉइंट में बताई जा रही है। इस पॉइंट में क्या बोला इसने कि अगर मान लिया एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ग्राफ के नीचे है, एक्स बराबर ए के आसपास, तो भी दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम आ सकती है। ठीक है, कैसे आ सकती है? जैसे मान लिया एफ का ग्राफ नीचे है, मान लिया एफ का ग्राफ ये है, ठीक है, और जी का ग्राफ ये है मान लिया, तो एफ का ग्राफ हमेशा जी के ग्राफ के नीचे ही है, तो भी इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू बराबर भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जी का ग्राफ इधर चला जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जी का ग्राफ ऊपर ही रहे तो जी की लिमिटिंग वैल्यू ज़्यादा आ जाए, या फिर दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम भी आ जाए, सेम भी आ सकती है ये। ठीक है, दैट इज even if one of the functions is always less than the other function, still they can have सेम लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? इफ वी अप्लाई लिमिट ऑन एन इनइक्वालिटी देन इक्वल साइन should also be used in limiting inequality equal sign can also be used। और वो जो इक्वल साइन है वो होल्ड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, मतलब ऐसा नहीं कि होल्ड करेगा ही करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, अब चलो इसमें फॉर एग्जांपल देख लो। अगर हमने ऐसे लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1, तो ये सही बात है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो एक से छोटा ही होता है, बट अगर हमने मान लिया लिमिट लिया किसी भी इंटीजर पे 5 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया मान लिया केवल, एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स 5 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स 5 माइनस 1। ठीक है, तो 5 माइनस पे जो ग्राफ है वो ऐसे होगा, इधर की साइड से जाएं तो ये वैल्यू कहाँ जा रहा है? 1 की तरफ। तो उसका होने क्या है? इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है? एग्जिस्ट करेगा एंड एग्जैक्ट 1 होगा। ये हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि लिमिट हमेशा एग्जैक्ट ही होता है। इस फंक्शन के ऊपर विच इज़ y इज इक्वल टू 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि x कहाँ जा रहा है, इसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा? 1। तो देखो यहाँ पे हमने क्या समझाया था, अगर कोई इनइक्वालिटी है जिसमें इक्वल्स टू साइन नहीं लगाए, तो अगर हमने दोनों तरफ लिमिट लिया तो हम अपनी तरफ से एक इक्वल्स टू साइन भी लगाएंगे। ठीक है, अब भले वो यूज़ हो या ना हो, क्योंकि अगर मैंने ऐसे कर दिया, हमने इक्वल टू साइन नहीं लगाया, तो गलत रिजल्ट आ गया ना, 1 लेस देन 1, ऐसे थोड़ा होता है। तो इसलिए हमने इक्वल टू साइन लगाया। अब सही है, इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है।
यहाँ पे ये भी समझ में आना चाहिए कि जो 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 लिखा है ये सही स्टेटमेंट है। ऑफकोर्स ये तो हमने 11th में बिल्कुल बेसिक में पढ़ाया होगा कि कोई भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सैंडविच थ्योरम है क्या, शॉर्ट में लिख देते हैं ST। सैंडविच थ्योरम ये है कि मान लिया A के आसपास एक फंक्शन ये है f, एक ये है g, एक ये है h। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, इफ अराउंड x इज इक्वल टू a या नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a, hx इज लेस देन gx इज लेस देन fx एंड लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a hx बराबर लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a fx बराबर L, देन लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a gx इज ऑल्सो L। ये है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, पहली बात तो मैथमेटिक्स में किसी भी थ्योरम का यूजुअल स्ट्रक्चर क्या होता है। यूजुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो ये आता है इफ़, फिर हम कंडीशंस बोलते हैं कि देखो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो, देन फिर उसके बाद हमारा असर्शन होता है। ठीक है, तो इफ़ और देन के बीच में जो लिखा है वो तो थ्योरम का रिक्वायरमेंट होता है, ये ठीक है, उसकी कंडीशन होती है कि ये कंडीशन मैट होनी चाहिए। देन के जो बाद में लिखा है वो उस थ्योरम का असर्शन होता है कि ये होगा अगर पहली बात सही है तो। पहली में से एक भी बात सही हो गई, एक भी बात मान ली गलत हो गई, जो भी उसने रिक्वायरमेंट बोला है, मान लो उसने 3 रिक्वायरमेंट बोला कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इनमें से अगर एक भी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो तो हम देन के बाद जो असर्शन है उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, फिर थ्योरम फेल हो गया। तो उस हिसाब से सैंडविच थ्योरम ने क्या क्या रिक्वायरमेंट बोला है कि मान लिया x बराबर a के आसपास h जो है वो g से छोटा है, g जो है वो f से छोटा है, मतलब g बीच में। ठीक है, एंड अगर जो कोने वाले फंक्शन है hx और fx, उन दोनों का अगर लिमिटिंग वैल्यू बराबर है l के बराबर, तो फिर क्या होगा, जो मिडिल में फंक्शन gx है उसका भी लिमिटिंग वैल्यू l होगा। इंट्यूटिवली ये बहुत आसान सी बात है समझना कि अगर f और h जो है दोनों एक ही वैल्यू l की तरफ जा रहा है और बीच में जो फंक्शन g है उसको इन दोनों के बीच में ही रहना है, तो उसे भी l की तरफ जाना ही पड़ेगा और कोई इसके पास चारा ही नहीं है। ठीक है, पहली बात ये हो गया। दूसरी बात हम ये बोलते हैं, ये जैसे इनइक्वालिटी है, इसमें अगर हमने लिमिट लिया तो इक्वल टू आ जाएगा दोनों जगह पे। ठीक है, फिर अगर ये भी L है और ये भी L है तो अगर कुछ भी ऐसे लिखा है ना L लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू L, मान लिया अगर ऐसे लिखा है L लेस देन इक्वल्स टू अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू L, दोनों तरफ सेम ही चीज़ लिखी है तो बीच वाले को भी L ही होना पड़ेगा, इसलिए ये हो गया। ऐसे भी बोल सकते हैं और इंट्यूटिवली तो इससे पता लग ही रहा है। बस ये सैंडविच थ्योरम हो गया। ठीक है, अब सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड देखो क्वेश्चन इक्का दुक्का आ जाता है बिल्कुल, बट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनाना डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन वो डेफिनेटली अगर सैंडविच थ्योरम लग के मतलब एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाएगा कि ये सही है ये गलत है, इस तरह की बातें होगी, ट्रू फॉल्स जैसी चीज़ हो गई। दूसरा जो है, अगर हम आंसर निकालें किसी क्वेश्चन का, लिमिट का वैल्यू निकालें सैंडविच थ्योरम यूज़ करके, तो क्वेश्चन बनाना डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय हम क्या सोचेंगे, वो ऑफ कोर्स 2 फंक्शन तो हमें बताएगा hx और fx,
और उनके बीच में एक फंक्शन g(x), मतलब या तो दोबारा क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं कि या तो फंक्शन g(x) अननोन हो जाए, ठीक है, f और h हमने बता दिया और ये हमने बता दिया कि g बीच में लाई कर रहा है उनके, और फिर हमने क्या कर दिया hx और fx का, एक बार दोबारा, मतलब मैंने क्या बोला कि जो सैंडविच थ्योरम है उसको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि दो दिक्कतें हैं, या तो क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा या बहुत टफ बनेगा, ठीक है। बहुत टफ का मतलब क्या है, रिलेटिवली टफ बनेगा। इजी कैसे बनेगा, अगर मैंने hx और fx की जगह कोई एक्सप्रेशन ऑफ x लिख दिया और यहाँ एक्सप्रेशन लिखने के बाद मैंने gx का लिमिटिंग वैल्यू पूछ लिया कि बताओ 2 पे gx की लिमिट क्या होगी, तो ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को समझ में आ जाएगा ये क्या बोलना चाह रहा है। हमने gx बताया नहीं और ये बता दिया कि ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, और फिर x बराबर 2 पे हमने लिमिट पूछ लिया, तो इन ऑल द प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा होगा, जो भी यहाँ पे फंक्शंस हैं, ठीक है, ये तो बता रखे हैं, उनका 2 पे लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रहा होगा, वो जो सेम वैल्यू आएगा वही gx का आएगा। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हमने gx की जगह एक लिमिटिंग एक्सप्रेशन दे दिया, खूब कॉम्प्लिकेटेड सा, फिर हमने बोला कि इसका लिमिट निकालो। अब अगर उसका लिमिट हमारा यूजुअल तरीके से नहीं निकला है सब कुछ ट्राई करने के बाद भी, तो अगर वो सैंडविच थ्योरम से सॉल्व हो रहा है तो क्या हो रहा होगा कि मेरे को hx और fx दोनों फंक्शन खुद सोचने पड़ेंगे, ऐसे दो फंक्शन सोचने पड़ेंगे जो हमारा जो लिमिट दे रखा है, जो gx दे रखा है, उससे एक छोटा हो एक बड़ा हो। ये भी मान लिया हमने सोच लिया मेहनत कर कर आके, बट स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, एक छोटा हो एक बड़ा हो और दोनों के फिर लिमिटिंग वैल्यू सेम भी आनी चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि बीच वाले का भी लिमिटिंग वैल्यू इतना ही है। सही है, हाँ। नोट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ए थ्योरम, इन मैथ्स, ठीक है, क्योंकि आगे चल के और भी थ्योरम्स आएगी, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए, इफ देन, ठीक है, यहां पे क्या आएगा रिक्वायरमेंट, ये ठीक है, और कंडीशंस वो जो उस थ्योरम की है, और यहां पे कितना आएगा एसर्शन, ठीक है, जो उस थ्योरम में ताल ठोक के बोला कि ऐसा होगा, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, लेट fx is less than gx is less than hx and लिमिट x is tending towards 3 fx बराबर 4 एंड लिमिट x is tending towards 3 hx बराबर 5, देन लिमिट x is tending towards 3 gx equals to फर्स्ट पार्ट belongs to 4 to 5, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है। इसने क्या बोला है कि fx का लिमिटिंग वैल्यू 4 है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 4 है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसे देख सकते हो, f सबसे नीचे है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 4 है और 3 पे हम लिमिट निकाल रहे हैं, दूसरे का लिमिटिंग वैल्यू कितना है 5 hx और बीच में इसके g है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि g जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 4 to 5 में लाई करेगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया फॉल्स। क्यों, इसने 4 ओपन से 5 ओपन लगाया है, ये तो g 4 भी हो सकता है लिमिटिंग वैल्यू, ये हमेशा ऊपर ही रहे बट 4 की तरफ चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। सेकंड 4 क्लोज्ड से 5 क्लोज्ड, ठीक है। अब चलो ये अगर गलत हो गया तो हमने क्या किया, दोनों तरफ क्लोज लगा दिया कि ऐसा भी हो सकता है 4 भी और 5 भी हो जाए,
तो इसका आंसर भी फॉल्स है। ये ठीक है, ये फॉल्स क्यों है? एज लिमिट मे बी 4 एज वेल। ठीक है, इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे ओपन लगा रखा है। अब चलो हमने अपनी गलती सुधारी और क्लोज लगा दिया, अब भी गलत है क्योंकि एज लिमिट मे नॉट एग्जिस्ट। ऐसा हो सकता है कि ये जो जी है, मान लिया वो 4.2 और 4.3 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहे, आगे मतलब किसी नंबर की तरफ ही ना जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो भी तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा कि इफ एग्जिस्ट देन लिमिट इस इंटरवल में लाई करेगा। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अगर मतलब आंसर को ट्रू करना है तो फिर ऑप्शन ऐसे लिखा होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2, लेट 3x² + 5x is less than fx is less than 2x³ -6, then find limit x is tending towards 2 fx। माने ये क्वेश्चन हो गया, लिमिट x is tending towards 2 fx। अब ये वही है, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अगर हम ऐसे निकालें लिमिट x is tending towards 2 3x² + 5x, तो ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 तिये 12 + 10 बराबर कितना हो गया? 22। एंड लिमिट x is tending towards 2 2x³ + 3x² - 6। ये ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 16 + 12 - 6, तो ये भी कितना हो जाएगा? 22। इसका लिमिटिंग वैल्यू भी 22 आ रहा है, इसका लिमिटिंग वैल्यू भी 22 आ रहा है, और जो fx है वो इन दोनों के बीच में है, तो हैंस यूजिंग सैंडविच थ्योरम लिमिट x is tending towards 2 fx will also be 22। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन काफ़ी इजी बन जाएगा इस तरीके से। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, evaluate limit n is tending towards infinity limit n is tending towards infinity n + 1 upon √over
n+2 अपॉन रूट ओवर n+3 अपॉन रूट ओवर n⁴+3² प्लस एंड सो ऑन n+n अपॉन रूट ओवर n⁴+n²। ये क्वेश्चन है मान लिया, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया, ठीक है। अब सारे मेथड लगा लो। अगर इन्फाइनाइट तक ऐसे n इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 1 2 3 4 अप टिल n तक जा रहा है आगे, तो n टर्म्स हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स इन्फाइनाइट को जा रहा है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व? एक तो यूजुअल तरीका ये है कि अगर हम सम निकाल पाएँ तो हमने सम निकाल लिया इसका, और फिर उसके बाद n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी वाली लिमिट लगा दिए। पहला तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर पॉसिबल है तो हम डिफरेंस फॉर्मूला लगा दें और मान लिया हर टर्म ब्रेक हो जाए। समथिंग लाइक पहला टर्म 1/a माइनस 1/b आ जाए, दूसरा टर्म 1/b माइनस 1/c आ जाए, तीसरा 1/c माइनस 1/d आ जाए, तो टर्म कटते हुए चले जाएंगे, तो भी समेशन निकालने का एक तरीका है। तो वो दोनों ही तरीके यहाँ पे फेल हो जाएंगे, मतलब ये सब नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, सॉल्यूशन लेट, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको fn बोल दिया, n+1 अपॉन रूट n⁴+1², n+2 अपॉन रूट n⁴+2², n+3 अपॉन रूट n⁴+3² प्लस एंड सो ऑन, n+n कितना हो गया 2n अपॉन रूट n⁴+n²। ये तो मान लिया हमने fn बोल दिया जो एक्सप्रेशन दे रखा है, एंड gn हमने मान लिया। सब के डिनोमिनेटर को पहले वाला ही जो डिनोमिनेटर है उससे रिप्लेस कर दिया। देखो सम करने में डिनोमिनेटर ज़्यादा तंग करता है। जो न्यूमरेटर में ये लिखा है ना 1 2 3 4, ये तो सिग्मा r वाला फॉर्मूला लग के हो जाएगा, बट ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, फिर उसके अंदर टर्म चेंज हो रहा है, तो यहाँ अंदर तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर दिक्कत कर रहा है, तो हम उसकी तरफ से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में जो पहले वाला टर्म है, पहले वाले टर्म का जो डिनोमिनेटर है ये, ठीक है, इसी को सब जगह ले लिया। तो ऐसे कैसे ले लिया, यहाँ तो अलग लिखा हुआ है, तो हम ये fn का बता रहे हैं, ये fn हम तो दूसरा फंक्शन ले रहे हैं gn, n+2 अपॉन रूट n⁴+ ये भी 1² प्लस n+3 अपॉन n⁴+ फिर ये भी 1², लास्ट में 2n अपॉन रूट n⁴+1², ठीक है, ये आ गया। और जो hn तीसरा ले लिया, उसमें हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो लास्ट वाले टर्म का डिनोमिनेटर है वही सब जगह ले लिया डिनोमिनेटर में केवल। तो n+1 अपॉन रूट ओवर n⁴+n², n+1 अपॉन रूट ओवर n⁴+n², सॉरी n+1 नहीं, n+2 n+3 अपॉन रूट ओवर n⁴+n², लास्ट में 2n अपॉन डिनोमिनेटर n⁴+, ये हो गया। ऐसा लेने से फ़ायदा क्या हुआ अभी तक कि हम इन दोनों का सम निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे इसका सम है, तो इसका सम निकालने में क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है रूट n⁴+1², ये सब जगह से कॉमन ले लिया, ठीक है। n ये वाले जो n है ये कितनी बार आ रहा है, n बार, तो n² हो गया, प्लस 1 + 2 + 3 + 4 अप टिल n तक, ठीक है। मतलब चाहो तो इसको एक स्टेप और बढ़ा दिया, ऐसे लिख लिया n प्लस n, इनको अलग कर लिया, और 1 + 2 + 3 प्लस अप टिल n, इसको अलग कर लिया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू पहले वाले n का सम n² हो गया, दूसरे वाले n+1/2, ये हो गया होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, रूट n⁴+1², ये हो जाएगा।
अब एच एन में और जी एन में कोई अंतर नहीं है, बस डिनोमिनेटर यहाँ पे फिक्स नंबर ये लिखा था, यहाँ पे फिक्स नंबर ये लिखा है। तो जब इसको हम सम करेंगे तो एन रेस्ट पावर 4 प्लस एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर वही आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 ये आ जाएगा। सही है। तो अब देखो, अगर हमने ऐसे बोला लिमिट एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी जी एन, तो दैट विल बी इक्वल्स टू न्यूमरेटर में एक तो आ जाएगा 3/2 एन स्क्वायर प्लस हाफ एन, डिनोमिनेटर में एन रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर, लिमिट एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर में अगर एन इन्फिनिट को जा रहा है तो ये 2 डिग्री टर्म 1 डिग्री टर्म, ये 1 डिग्री टर्म निगलेक्ट हो जाएगा, एन स्क्वायर बचेगा। डोमिनेटिंग टर्म वाली जो चीज़ है वो कितना बचेगा 3/2 एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, ये भी एन स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 3/2। ठीक है, इसका लिमिट हम यही निकाल लेते हैं। अगर हमने लिखा लिमिट एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एच एन, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 3/2 एन स्क्वायर प्लस हाफ एन अपॉन रूट ओवर एन रेज़ टू पावर 4 प्लस एन स्क्वायर। इसमें देखो एन रेज़ टू पावर 4 और 1 स्क्वायर में 1 स्क्वायर निगलेक्ट कर दिया, एन रेज़ टू पावर 4 की तरफ से आंसर एन स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया। इस वाले केस में क्या है, एन रेज़ टू पावर 4 और एन स्क्वायर में एन स्क्वायर छोटी डिग्री का टर्म है वो निगलेक्ट कर दिया, एन रेज़ टू पावर 4 आ गया नीचे रूट के अंदर, रूट के बाहर एन स्क्वायर आ गया। न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में से पहला डोमिनेट करेगा, दूसरा छोड़ दिया, वो भी एन स्क्वायर आ गया, तो ये भी कितना आ गया 3/2। ठीक है, अब देखो एफ और जी की बात करते हैं। न्यूमरेटर सारे टर्म्स का सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर इन दोनों का बराबर है, तो ये दोनों टर्म तो एग्जैक्ट सेम ही लिखा हुआ है। इन दोनों टर्म्स में कौन बड़ा है, ये टर्म बड़ा है ऑफकोर्स क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। इन दोनों टर्म्स में ये बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू बड़ी आ जाएगी इससे। n+3 सेम है, एन रेज़ टू पावर 4 एन रेज़ टू पावर सेम है दोनों में, इसमें नीचे 9 जोड़ दिया, इसमें एक ही जोड़ा है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो वैल्यू छोटा हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि एच एन में पहले वाले टर्म तो चलो बराबर हो गए, उसके आगे जितने भी टर्म हैं सब जी एन के बड़े हैं, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा एंड सो ऑन। तो एफ एन जी एन से बड़ा हो गया, सॉरी जी एन जो है एफ एन से बड़ा हो गया। अब एफ और एच में देख लो, न्यूमरेटर सेम है, एन रेज़ टू पावर 4 सेम है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये टर्म छोटा हो गया, तो सेम लॉजिक से ये हो गया एच एन छोटा हो गया। बट जी एन का लिमिटिंग वैल्यू भी 3/2 आ रहा है, एच एन का लिमिटिंग वैल्यू भी 3/2 आ रहा है, तो इन दोनों को यूज करके एंड यूजिंग सैंडविच थ्योरम you will get limit n is tending towards infinity f of n is nothing but 3/2। ये आंसर आएगा। सही है, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी 3/2। अब ऑफ कोर्स ऐसा बोलने पे बच्चे के दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसे जाना है आगे। तो उसका एक ऑब्वियस सा, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मतलब ये इजी क्वेश्चन नहीं। सैंडविच थ्योरम से क्वेश्चन या तो बहुत इजी बनेगा जैसे हमने इसे पहले वाला किया था, या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनेगा। ये सब तो मैं प्रैक्टिस से आएगा कि जैसे हम इसमें से यही क्यों निगलेक्ट किया। अब ऐसे 2-4 क्वेश्चन करोगे तो फिर थोड़ा सा तुमसे भी हिट एंड ट्राई लगना चालू हो जाएगा कि हमने यही क्यों निगलेक्ट किया, इस तरह वाली बात है। ठीक है, और जेई में इससे क्वेश्चन आएगा, ये मैंने बोल दिया कि मतलब ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, आ सकता है, आता भी है बिल्कुल, बट
मतलब ऐसे बोलते हैं 10 में से एक बार आता है, 10 अगर लिमिट के क्वेश्चन है या 10-12 अगर लिमिट के क्वेश्चन है, उसमें से एक बार इस तरह की चीज़ आ सकती है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इवैल्यूएट फर्स्ट, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, कॉस ऑफ 10x माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स रेस्ट पर 4। Second, limit x is tending towards infinity, 2 raised to power x raised to power n into e raised to power minus x minus 3 raised to power x raised to power n और जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है। चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉस ऑफ 10x माइनस दिस, तो x अगर 0 को जाएगा तो वैसे ये भी 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्सपेंशन लगा लें सीधा सीधा, या ऐसा भी कर सकते हैं, पहले वो लिख लेते हैं फॉर्मूला cos c माइनस cos d, तो 2 cos c माइनस d/2 इंटू साइन c प्लस d/2 होल डिवाइडेड बाई x रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 को जा रहा है, ये एक्सप्रेशन 0 को जा रहा है, ये एक्सप्रेशन 0 को जा रहा है। तो हमने कुछ ऐसे बोला था, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो साइन ए की जगह ए लिख सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ही 0 को जा रहा है तो इन दोनों साइन को हटा सकते हैं, तो हमने हटा दिया। तो 2 इंटू एक्स माइनस 10x अपॉन 2 और ये हो जाएगा x प्लस 10x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स रेज़्ड टू पावर 4, ये कैंसिल। अब देखो अगर हम एक्सपेंशन का यूज़ करें तो जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे होता है। तो अगर x कैंसिल हो रहा है तो हमने एक टर्म एक्स्ट्रा लिख लिया इस ब्रैकेट में, इसमें 10x को लिखा, x ये कैंसिल ही नहीं हुआ तो आगे लिखा ही, तो 2x रेज़्ड टू पावर 4, ये कैंसिल। न्यूमरेटर में आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 2x अपॉन 2x रेज़्ड टू पावर 4, तो 2x रेज़्ड टू पावर 4 कैंसिल। नेट आंसर कितना आ जाएगा, -1/3, ये आंसर आ गया।
इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, x इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है तो हमने क्या किया, ये ऐसे लिखा है 2 रेज टू पावर x रेज टू पावर n अपॉन e रेज टू पावर x रेज टू पावर n अपॉन e रेज टू पावर x अपॉन x रेज टू पावर n, ऐसे लिखा है। तो हमने क्या किया, x रेज टू पावर n अपॉन e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर x ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये रिजल्ट अभी हमने पढ़ा है कि x रेज टू पावर n अपॉन e रेज टू पावर x में अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो x रेज टू पावर n अपॉन e रेज टू पावर x 0 को जाएगा, तो इसको हमने t बोल दिया। तो ये फिर क्या हो गया, 2 रेज टू पावर t माइनस 3 रेज टू पावर t अपॉन ये हो गया t, ठीक है, इंटू e रेज टू पावर x को अभी ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक है, t कहाँ जा रहा है, 0 को, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर t को बाहर ले लिया, 2/3 होल रेज टू पावर t माइनस 1 अपॉन t इंटू 1 अपॉन e रेज टू पावर x, ऐसे। देखो अगर t इन्फिनिटी को t अगर 0 को जा रहा है तो ये a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x वाली चीज़ हो गई। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कितना हो गया, ln 2/3 को जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है 1 को, अगर t 0 को जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है पूरा टर्म, अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो e रेज टू पावर इन्फिनिटी को जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 0 को जाएगा, तो 0। तो 1 इंटू ln 2/3 इंटू 0 कितना हो गया, 0। ये आंसर हो गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस वाले केस में अगर x इन्फाइनाइट को जा रहा है, ठीक है, तो ये देखो 2, ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे सोचेंगे कि ये डोमिनेट करेगा क्योंकि 5 बड़ा होता है, बट ऐसा नहीं है। ये बेसिकली 2 नहीं है, ऊपर भी तो 3 लिखा है। तो अगर मैं इस 1 को अलग कर दूं, 1 को अलग कर दें, 2 रेज टू पावर 1 अलग कर दिया और 2 क्यूब ऐसे अलग कर दिया, प्लस 1/5 टाइम्स 5 रेज टू पावर x प्लस ln 20x होल डिवाइडेड बाई नीचे 8 रेज टू पावर x अपॉन 8 प्लस 9 अपॉन 9 रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 500। तो एक्सपोनेंशियल डोमिनेट करेगा पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल डोमिनेट करेगा लॉग को। तो न्यूमरेटर में ये कितना हो गया, 8 रेज टू पावर x, तो यही डोमिनेट करेगा। तो न्यूमरेटर में तो 2 इंटू 8 रेज टू पावर x के कंपैरिजन में 5 रेज टू पावर x चला गया, लॉग चला गया। ये 8 रेज टू पावर x है, ये तो खुद ही 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर इन्फाइनाइट को जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे भी नहीं कि 9 देख के हम बोलेंगे ये बड़ा है, तो ऊपर भी तो माइनस x लिखा है, तो माइनस x से तो इफेक्टिवली ये 1/9 हो गया। ठीक है, और इन दोनों में ये पॉलिनोमियल, ये एक्सपोनेंशियल, तो ये डोमिनेट करेगा। तो 8 रेज टू पावर x अपॉन 8 ये बचा, ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 16। ठीक है, फिर देखो x स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये पूरा इन्फिनिटी को जा रहा है, ऐसे ये पूरा इन्फिनिटी को जा रहा है। अब एक बच्चा ऐसे बोल सकता है कि e रेज टू पावर x के कंपैरिजन में x² छोड़ दिया हमने क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, इसके कंपैरिजन में ये छोड़ दिया। तो देखो ऐसे आंसर बेसिकली सही आ जाएगा, बट उसमें एक मैथमेटिकल दिक्कत है। हमने पहले ये बोला था कि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते, तो ऐसे नहीं किया, वरना और कहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो, e रेज टू पावर x को बाहर निकालो, तो ln e रेज टू पावर x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस 1 ऐसे लिखा। ऐसे ही नीचे ln e रेज टू पावर 2x x रेज टू पावर 4 अपॉन e रेज टू पावर 2x प्लस 1, ये a हो गया, ये b हो गया, तो ln a प्लस ln b, तो ln a तो ये हो गया, ln b ये हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस ln
एक्स रेस्ट पर 4 अपॉन ई रेस्ट पर 2x प्लस 1 ये आ गया। अब फिर देखो यही वाला रिजल्ट, अगर x इन्फानेट को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा 0 को, तो ये ln1 कहाँ जाएगा पूरा 0 को, और ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये निगलेक्ट कर सकते हैं। अब निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब पूरे वैल्यू की बात चल रही है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में x आ गया, डिनोमिनेटर में सेम लॉजिक से 2x आ गया, ये निगलेक्ट हो गया और आंसर कितना हो गया हाफ। यही हमारा आंसर हो गया हाफ।